हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के लिए समाज कार्य में 150 प्रश्न लेकर आया हूं। यानी 150 प्रश्न आपके सामने रहेंगे सोशल वर्क के। और ये प्रश्न है इम्पोर्टेंट, जो यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम मार्च 2023 में होने वाला है सोशल वर्क का, इनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर जो ग्रेड 2 की वैकेंसी है, जो एम्स मेडिकल सोशल वर्क में आया है, जिसका एग्ज़ाम 27-28 मार्च को रखा गया है, उनके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो एमपी सेट जिसका एग्ज़ाम 4 जून को होने वाला है 2023 में सोशल वर्क में, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी की जिसका फॉर्म भरा जाना है 12 अप्रैल 2023 से, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट कर दिया गया है सोशल वर्क को, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। मैं आज आप लोगों को जो है शाम के टाइम में आपके टेलीग्राम चैनल पर जो पेड वाला ग्रुप है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस ग्रुप में आज मैं आप सभी लोगों को क्रम से एक बार फिर से जो है पीडीएफ भेजने वाला हूँ। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की सारी पीडीएफ आपके पास जाएगी और सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेजे जाएंगे। ध्यान रहे आप सभी लोगों को। और समाज कार्य में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आप लोगों को करवाए हैं, वो प्रश्न भी आपके टेलीग्राम पर भेजे जाएंगे। और साथ ही साथ 2004 से लेकर 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्षों में समाज कार्य के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप लोगों को भेजा जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे, इसके नीचे आप लोगों को जो है आंसर की भी जारी की जाएगी, आंसर की जारी की जाएगी। और साथ ही साथ कुछ पीडीएफ भी भेजे जाएंगे जो समाज कार्य के अन्य के रूप में आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे लिटिल रॉबर्ट रेडफील्ड की पीडीएफ है यहाँ पे। ऐसे ही कुछ अन्य में बहुत सारी पीडीएफ है, लगभग 25 प्लस पीडीएफ हैं। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में है, तो ऐसी इनका लोक समाज क्या है, ये पीडीएफ भी आपको जो है भेजा जाएगा। लिटिल कम्युनिटी में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या इसकी जो है लघु समुदाय की 4 जो विशेषताएं हैं, और इसके बारे में भी आप लोगों की जो क्लास होगी वो रखी जाएगी। ये सारी पीडीएफ आपको भेजी जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो देख रहे हैं आप सभी लोग कार्ल मार्क्स हैं, तो कार्ल मार्क्स की कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हर बार सोशल वर्क में ये प्रश्न लेकर आते हैं। तो इनकी जो किताबें हैं, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है, इधर सिद्धांत है, इधर बुक है, ये सारी आपको भेजा जाएगा। उसके प्रभाव क्या पड़े हैं, हीगल के दर्शन का प्रभाव क्या पड़ा है, ये भेजा जाएगा। और वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसके बाद समाज कार्य में कुछ किताबें हैं, हालांकि मैंने आप लोगों को पीडीएफ भेज रखा है, तो यहाँ पे और भी किताबें मैंने ले रखा है, जहाँ आप देख सकते हैं ये भी किताबें आप लोगों को जो है भेजी जाएंगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया करके किताबें हैं, के.एम. कबाड़िया, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये भी मैं आप लोगों को, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको भेजूँगा। वहीं अगर हम बात करें तो लुइस हेनरी मॉर्गन एक विद्वान है, इनकी क्या भूमिका है सोशल वर्क में। ठीक है, इनसे भी प्रश्न आता है परिवार के संबंध में, तो ये चीज़ें मैं इनकी भी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। और इसमें बहुत सारा मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट, जैसे सी.एच. कूले की किताबें, तो आजकल समाज कार्य में जो है ना, किताबें तो पूछा जाता है, उसके साथ वर्ष भी दे देता है, कहता है क्रम में लगाओ आप लोग इसको, है ना। इसलिए जितनी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, इम्पोर्टेंट जितने विद्वान हैं समाज कार्य में, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन विद्वान के मेन किताबें आएंगी और उनके जितने वर्ष दिए गए हैं उन किताबों के पीछे लिखा रहेगा। आप लोग ये ज़रूर पीडीएफ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये। आप देख सकते हैं पीडीएफ का नाम भी मैंने लगाया है 2023 समाज कार्य में महत्वपूर्ण पीडीएफ, है ना ये। वहीं अगर हम बात करें, देख सकते हैं आप ये विद्वान के बारे में, डीपी मुखर्जी के बारे में, डीपी मुखर्जी महोदय हैं ये। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये देखिए किताबें हैं। ठीक है, किताबों के साथ साथ अगर हम बात करें, एक नाम आता है जो है फर्नेड टॉनीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ टॉनीज़। और हर बार सोशल वर्क में ये किताब में, अगर किताबों के साथ साथ इनका जो कॉन्सेप्ट भी लेकर आता है, तो इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे समाजशास्त्र की अवधारणा हो गया, समाज और समुदाय हो गया, सामाजिक तत्व हो गया, सामाजिक आदर्श नियम हो गए, जनमत हो गया, ये सारी इनका जो कॉन्सेप्ट है, इनकी भी पीडीएफ जाएगी। और प्रमुख कृतियाँ जो हैं इनकी है,
गेमिन सॉफ्ट और गेसल सॉफ्ट होता है, जो 1887 में आया था। कम्युनिटी एंड सोसाइटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये सारी पीडीएफ में आपको भेजूंगा। वहीं बात करें सुरजीत सिन्हा के बारे में, इसकी क्लासेस भी लूँगा मैं इस पीडीएफ की, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों को भेजूँगा भी। शेरोकिन का नाम आता है सोशल वर्क में। ये देखिए किताब, उनकी किताब है और उनके साथ साथ इनके वर्स लिखे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई गई हैं। और फिर उसके बाद देखिए अवधारणा आता है और विद्वान का नाम आता है ना। तो ध्यान रखिए, मॉडलिंग सोसाइटी गिलबर्ट का है, ठीक है, ओडलसेंट सोसाइटी कोलमैन का है, ठीक है, जो है ऑडिट सोसाइटी पवार का है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट के साथ साथ विद्वान के नाम। पियरे और जोसेफ प्रोधो के बारे में हम बात करें, इनका जो है नया नाम आप लोग देख रहे हैं, बट ध्यान रखना होगा क्योंकि व्हाट इज़ पॉवर्टी क्या है इसके बारे में बात करने वाले, द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात करने वाले, इन विद्वान के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। वहीं बात करेंगे समुदाय की थोड़ी सी परिभाषाओं के साथ, जिक्र करेंगे एक नाम और, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये सोशल वर्क में, और इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। किताब इनके साथ, और लास्ट में वर्ष ये याद रखना है आप लोगों को। सारी पीडीएफ दूंगा मैं आपको, यहाँ पे दिखा इसलिए रहा हूँ सारा चीज़ें कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब 1 महीने का समय और रह गया है आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अध्ययन करने की कोशिश करें। AR देसाई का नाम यहाँ पे देख सकते हैं, किताब है इनके साथ, और इसके किताबों के साथ साथ में वर्ष भी है। MN श्रीनिवासन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोशल वर्क में आते हैं ये भी, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और भी देखिए यहाँ पे कौन विद्वान थे ये अगर हम इनके बारे में बात करें, अगस्त काम्टे हैं ये, अगस्त काम्टे के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इनकी पॉवर्टी। फिर उसके बाद एक विद्वान आ गए बैबलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैबलिन से प्रश्न आया है सोशल वर्क में, है ना। वहीं अगर हम बात करें महत्वपूर्ण सिद्धांत, देखिए आ गया टालकाट पार्सन्स के। तो टालकाट पार्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखेंगे टालकाट पार्सन के बारे में भी, ये भी सोशल वर्क में पूछा जाता है, ऑप्शन में भी आता है। और देख सकते हैं महत्वपूर्ण स्थान और जो है अध्ययनकर्ता कौन कौन, कहाँ कहाँ के लोग रहने वाले हैं, ये भी है इस पीडीएफ में। और बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, मैंने आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो प्रश्न ये है कि मैंने 100 प्रश्न आप लोगों को कल करवाए थे, उसी में 150 प्रश्न बचे हैं, यानी 150 क्वेश्चन है ये। तो किसने कहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का ही महत्व होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप ज़रा मुझे इस 4 ऑप्शनों में चर्चा करें और इसका जवाब भी मुझे बताएं। लास्ट में मुझे कमेंट करिएगा आप सभी लोग कि कितने प्रश्न जो हैं आप लोगों को सही गए हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है, अल्पोर्ट है और यंग है, डीवर है और प्रिंस महोदय दिए गए हैं, ठीक है। और इसका जो सही जवाब जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अल्पोर्ट करेक्ट जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें कि किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो सदरलैंड एंड वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें एकाकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर करती है, क्वेश्चन नंबर 103 है, इसका सही जवाब होगा समरूपता भी है, समूह का आकार भी है, शारीरिक गतिशीलता भी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। बात करेंगे परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है, तो ये प्राथमिक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी वाला होगा ये करेक्ट हो जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान वस्तु या लक्ष्य को पाने के लिए होड़ या प्रयत्न करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रतियोगिता कही जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है कि संघर्ष एक प्रक्रिया है, संघर्ष एक प्रक्रिया जो है चेतन के अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 प्रतिस्पर्धा जन्म देती है, क्वेश्चन नंबर 107 प्रतिस्पर्धा जन्म देती है सामाजिक गतिशीलता को, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है निम्नलिखित में से कौन से सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, तो इसका जो सही जवाब जाएगा प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है ना। तो 109 का सही जवाब जो जाएगा व्यवस्थापन नहीं है, बाकी सारे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है, 110 का सही जवाब होगा समायोजन की प्रक्रिया में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 111 मैंने पढ़ा रखा है। फोकवेज नामक एक पुस्तक के लेखक हैं, और कल मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें ईयर बताया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम समनर। बात करेंगे संस्कृति होती है 112, संस्कृति होती है हस्तांतरित होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वही बात करें मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है, तो जो है विल्सर है, विस्लर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माना जाएगा। वही बात करें जो संस्थाएं हैं संस्कृति की वाहक है, यह कथन किस विद्वान का है, तो मैकाइवर एंड पेज का है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभ्यता को डैश कहा जा सकता है, तो सभ्यता को डैश जा सकता है, तो सभ्यता को अगर हम बात करें मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कल्चर जो कल्चरल सोशोलॉजी है उसके नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं, 116 का सही जवाब हो जाएगा गिलिन एंड गिलिन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कल्चरल एंड सोशोलॉजी। बात करते हैं सामाजिक आदर्श डैश द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का माध्यम क्या हो सकता है, 117 नंबर का सवाल, वो मूल्य होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे अपने से बड़ों का सम्मान करना एक डैश है, तो वह एक प्रकार का सामाजिक मूल्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 119 में कि मूल्य एक समाज से दूसरे समाज से भिन्न होता है, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, तो हर लैम्ब्रोसो का नाम आता है, याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, महत्वपूर्ण में रखा हूँ, तो इस ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ये प्रश्न में आए हुए सोशल वर्क में। सामाजिक आदर्श मूल्य की आकांक्षाएं हैं, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, किम्बाल यंग के द्वारा दिया गया है, याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, सारे प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं समाज कार्य में, तो मैंने मार्च के लिए भी फीस, जून के लिए, और ध्यान रखेंगे मार्च के लिए तो अगर आपको बताऊं 999 रुपये में है, पीडीएफ भी है, वीडियो भी है, क्वेश्चन सारी चीज़ें हैं। आज मैं पीडीएफ भेजने वाला भी हूँ शाम के टाइम में, तो वो 9 बजे भेजूँगा, शाम को 9 बजे पीडीएफ भेजूँगा। तब तक अगर आपको ज्वाइन होना है 999 रुपये में आप ज्वाइन हो सकते हैं मार्च वाली क्लास को लेकर, ठीक है। यहाँ पर वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। अगर हम बात करें कि मार्च और प्लस जून दोनों का लेना चाहते हैं, तो इसकी फ़ीस जो रहेगी 3500 रुपये रखी गई है, ठीक है। और यदि आप मार्च प्लस जून प्लस दिसंबर का लेना चाहते हैं, तो 5000 इसकी फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और एक साथ पेमेंट करेंगे तो इसकी 4000 फीस हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैं जो है ऑल मटेरियल हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो लाइव क्लासेस एवरीडे होगी, यूनिट वाइज क्वेश्चंस होंगे, आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के करवाए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 121 लीजिए। मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं जो है संरक्षण आवश्यक है, तो यह कथन किस का है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 121 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है, 122 नंबर का सवाल है, और इसका सही जवाब है सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें 123 नंबर का सवाल, किस विद्वान ने सामाजिक संरचना को विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है, क्वेश्चन नंबर 123। तो यहाँ पे बात करें तो पार्सन्स ने भी सामाजिक संरचना के बारे में बताया है, सामाजिक संरचना के बारे में आर के मार्टन ने भी बताया है, सामाजिक संरचना के बारे में कार्ल मैन हिम ने भी बताया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे विभिन्न समूहों संस्थाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाने को हम लोग अव्यवस्था कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम बात करते हैं कि संरचना शब्द किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, 125 नंबर का सवाल, तो वो लैटिन भाषा से बना हुआ है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं एम्स मेडिकल सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम आपको 27 और 28 को दिया गया है, इसकी इंग्लिश में अगर इंग्लिश में आपको पीडीएफ चाहिए, जैसे टोटल आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पर, और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे यहाँ पर एम्स मेडिकल सोशल वर्क का, ठीक है, और वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा।
और वहीं 126 की बात करते हैं, सामाजिक संरचना जो है अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। यह मत किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट क्लिफ ब्राउन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक एक लेखक है। क्वेश्चन नंबर 127, तो दुर्खिम का नाम जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम बात करें सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाला जो विद्वान था उसका नाम था स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम बात करते हैं कि स्थानीय मानव क्रियाओं को कहा जाता है 129 में, तो उसको क्या बोला जा सकता है? उसको अगर हम बात करें अस्थायी मानव प्रक्रियाओं को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है तो उसको भूमिका कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं 130 में कि पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है? तो देखिए संस्थात्मक भी है, प्रकारात्मक भी है, संरचनात्मक भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का। वहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय होता है, 131 नंबर का सवाल, तो जाहिर सी बात है भारतीय ग्रामीण समाज का कृषि होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं या किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। तो यह किस विद्वान के द्वारा 132 में कहा गया है? तो बर्गल यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए जाएगा यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, यह कथन किसका है कि ग्रामीण जीवन झुकाव देता है? ठीक है, ग्रामीण जीवन झुकाव देता है, बचाओ, तो नागरिक जीवन सुझाव देता है, खर्च करो। यह कथन किस विद्वान का है? 133 नंबर का है, तो रॉस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। द सिटी नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट पावरदर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नगरीय जीवन की विशेषता क्या हो सकती है, 135 नंबर का सवाल है। तो विषमता भी है, कृत्रिमता भी है, द्वितीयक संबंध भी है, उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 136 है कि गांव में परिवर्तन की गति होती है। तो गांव में परिवर्तन की गति के अगर बारे में बात करूं तो बहुत मंद होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या हो सकती है? तो ग्रामीण समुदाय की विशेषता परिवार के अधिक महत्व है, कृषि व्यवस्था भी है, गतिशीलता का अभाव भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं एमपी सेट सोशल वर्क जिसका एग्ज़ाम 4 जून को होने वाला है 2023 में, सोशल वर्क के संबंध में बात कर रहा हूँ। इसकी क्लास जो है 4000 में है, किस्तों में 2000 करके, और एक साथ पेमेंट करेंगे तो 3500 होगा। पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा एमपी सेट में, ठीक है, और आपकी एवरीडे क्लासेस चलेगी। ये भी आप ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चंस एमपी सेट के बनाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों के करवाए जाएंगे। इस समय एमपी सेट सोशल वर्क की क्लासेस चलना स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, 8506031308 पर कॉल कर सकते हैं। एम्स के लिए भी आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है, पीडीएफ के लिए, कंटेंट के लिए इंग्लिश में, तो वो भी आप उनसे जो है कॉल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट के लिए तो आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको पता ही होगा यूजीसी नेट में, तो यूजीसी नेट के लिए क्लासेस तो चल ही रही हैं। पर डे क्लासेस चलती हैं शाम को 6:30 और 8 PM। वो वाली क्लासेस जो है केवल पेड बच्चों को मिलती है, ठीक है। यहाँ ये पब्लिक है, ये सभी के लिए दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 138 है भाग्यवादी विशेषता क्या हो सकती है? भाग्यवादी विशेषता ग्रामीण समाज की है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यह कथन किसका है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण होता है, 139 नंबर का सवाल, बोगार्ट्स का ये स्टेटमेंट है। अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण जो है बोगार्ट्स ने कहा है। वहीं बात करेंगे 140 नंबर के कि भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और रीति रिवाज, धर्म, संस्कृतियों, विश्वास, भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक व्यवसायों का एक संग्रहालय है। यह कथन किस विद्वान का है? तो डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व कौन से माने जाते हैं? तो सामाजिक समानता को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक का तत्व कौन सा हो सकता है? 143 का तो क्षेत्रवाद हो सकता है, जो लॉर्ड जो है कर्ट लेविन की भूमिका आती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भारतीय समाज की विशेषता क्या हो सकती है?
तो देखिए संस्कृतिकरण भी है, लौकिककरण भी है, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप डी को लगाइए, भारतीय समाज की सब विशेषता। भारतीय संस्कृति की विविधताएं क्या हो सकती हैं, 145 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सवाल है हमारे सामने, तो मैं आपसे कहूँगा कि प्रजाति विविधता को भी लगाइए, धार्मिक विविधता को भी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी को जवाब दीजिए। आ और बात दोनों सही है। विविधता में एकता उत्पन्न करने की जो भारतवासियों की योग्यता है, वहाँ मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन होती है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो नेहरू जी का है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार माना है, तो 137 का जो सही जवाब जाएगा PH प्रभु का नाम जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 148 नंबर पे, तो भारतीय सामाजिक व्यवस्था का वह कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा पुरुषार्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर माना जाएगा। हिंदू दर्शन के अनुसार जो है कितने पुरुषार्थ होते हैं, 149 नंबर का सवाल है, वो 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष क्या है, 150 नंबर का सवाल है, भैया मोक्ष प्राप्त करना। यहाँ पे अगर हम बात करें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष क्या है, तो ये पुरुषार्थ है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म अर्थ और काम का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है, 151 नंबर का सवाल है, मोक्ष प्राप्त करना हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है, हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है मोक्ष है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं बात करें वर्ल्ड का अर्थ क्या हो सकता है, वर्ल्ड का अर्थ यहाँ पे रंग भी होता है, चुनाव करना भी होता है, वृत्ति के अनुरूप भी होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड की अर्थ रंग चुनाव वृत्ति का अनुरूप। वहीं अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 154 के बारे में, वर्ण व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था को अंतर्गत जो है वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, तो वो 4 बताई गई है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि यह किसने कहा कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को जन्म नहीं है, तो यह सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन है, 156 नाम का सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यात्मक, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है, कौन सा ये वर्ण है, तो ये ब्राह्मण जो है वर्ण है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 158 यादव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये वर्ण नहीं है। किस भेद में सर्वप्रथम वर्ण की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऋग्वेद में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी होता है, क्वेश्चन नंबर 160, तो अगर हम बात करें प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण भी है, जमींदारी उन्मूलन भी है, बढ़ती हुई जनसंख्या भी है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो जजमानी व्यवस्था का विघटन का उत्तरदायी बताता है, ये सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, डी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 161 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ण व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन का प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए समाज कार्य में आप प्रतिदिन जो है 200 से प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं, 100 से प्लस क्वेश्चंस मैं प्रतिदिन लेकर आता है जो पब्लिक करता हूं, और 100 क्वेश्चंस वो होते हैं जो मैं शाम के टाइम में 6:30 करवाता हूं, जहां पे मैं आप लोगों को व्याख्या करता हूं, हर एक प्रश्नों के पीछे लॉजिक के बारे में चर्चा करता हूं। उन प्रश्नों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो शाम की क्लासेस होती है। तो आज 2012 है, तो 2012 का चल रहा है पेपर, आज कंप्लीट हो जाएगा आज 2012 का पेपर। फिर आपका अगर आप देखें आज तारीख है 7, ठीक है 7 फरवरी 2023 है आज, और 7 फरवरी 2023 को 2012 का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं आपके पास जो है 10 ईयर के क्वेश्चंस और बचेंगे, और 10 ईयर का क्वेश्चन का पेपर एक दिन में आपकी जो है 100 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं, जहां पे मैं व्याख्या कर रहा हूं। व्याख्या के साथ आपकी क्लास की टाइम बढ़ा दी जाएगी और एक दिन में 100 प्रश्न जो है सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, समाज कार्य में, ताकि आपका जो है इस फरवरी माह में पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। अगर पूरे कंप्लीट होगा है तो आप लोग प्रतिदिन समाज कार्य के बारे में पढ़ें, प्रतिदिन समाज कार्य के क्वेश्चनों से रूबरू रहें, ताकि एग्ज़ाम में जैसे ही प्रश्न आए आप आसानी से उसको टैकल कर सकें।
और ये तब कर सकते हैं जब आप समाज कार्य के प्रश्नों से प्रतिदिन रूबरू रहेंगे, उनके कॉन्सेप्ट से रूबरू रहेंगे, तभी आप वहाँ पे विचार और तर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। दिक्कतें आपको आ सकती हैं, क्योंकि 80 सीटों की वैकेंसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी जहाँ पे अलाइड सोशल वर्क बना दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि उसमें आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, और ये सिलेक्शन तब होगा जब आप ये क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम तब। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 162 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था की विशेषता है? क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे अधिकारों का जो संवरण है ये है बेसिकली ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, अधिकारों का रण, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे अधिकारों का रण को संवरण भी कहते हैं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। वही बात करते हैं 163 163, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रजनीश आश्रम, ऑप्शन नंबर डी संबंध नहीं है यहाँ पर। शास्त्रकारों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 164, सही जवाब 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, आश्रम शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है सोशल वर्क का। तो एक ऐसा स्थान जहाँ प्रयत्न एवं परिश्रम किया जाता है, वह बेसिकली ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आश्रम का यही अर्थ है। भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो ये उपनिषद काल में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आश्रम व्यवस्था का क्या उद्देश्य हो सकता है? आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मोक्ष है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वानप्रस्थ आश्रम की अवधि है 168 में, तो ये 50 to 75, ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति के जीवन को कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है, तो 4 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि वह व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्तियों को समाज में भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे गए हैं, 170 नंबर का सवाल, वो आश्रम व्यवस्था कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ आप लोगों को इस क्लास के जस्ट समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 171 में कि गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार है? गर्भाधान किस प्रकार का जो है संस्कार है? याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रागजन्म संस्कार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पुंसवन किस प्रकार का संस्कार के बारे में बात किया जा रहा है, प्रागजन्म संस्कार के अंतर्गत यही आता है, ऑप्शन नंबर अगेन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बात करेंगे सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? क्वेश्चन नंबर 173 है, तो प्रागजन्म संस्कार है ये भी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जात कर्म किस प्रकार का संस्कार है? क्वेश्चन नंबर 174, तो यह बाल्यावस्था का संस्कार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नामकरण किस प्रकार का संस्कार के अंतर्गत आता है? यहाँ पर बाल्यावस्था का संस्कार आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य हो सकता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोषामार्जन, अतिश जो है अतिशयासाधन या अतिशयाधान या हीनाग पूर्ति और उपयुक्त सभी, ये संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य होता है ना। तो याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल है इन शब्दों को, क्योंकि दोष मार्जन भी आ सकता है, अतिशयाधान भी आ सकता है, हीनाग पूर्ति भी आ सकती है, ऑप्शन जो डी होगा यही संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य होता है। बात करते हैं कर्णमेध, जिसको कर्ण छेदन किस प्रकार के संस्कार के अंतर्गत रखा गया है? बाल्यावस्था के संस्कार को रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे उपनयन किस प्रकार का संस्कार होता है? तो बाल्यावस्था का संस्कार होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि मनु ने कर्म को कितने भेद दिए थे 179 में, तो 3 दिए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कर्मेधे वाधिकस्ते माँ फुलेषु कदाचना, यह कथा किस ग्रंथ में वर्णित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 180 है, गीता में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कर्म की अवधारणा से संबंधित कौन हो सकता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कर्मफल, पुनर्जन्म, प्रारब्ध, ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये करेक्ट हो जाएगा। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो
शरीर, वाणी और मन द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करेंगे गीता में कर्म कितने भेद बताए गए हैं 183 में, तो 3 बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे 184 में निष्काम कर्म का विस्तृत विवरण किस धर्म ग्रंथ में मिलता है 184 में, तो गीता में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो डी करेक्ट हो जाएगा। जाति अंग्रेजी शब्द में कास्ट की उत्पत्ति कास्टा शब्द से मानी जाती है। कास्टा किस भाषा का शब्द है? सही जवाब आपके यहाँ पे होगा पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बात करेंगे जाति एक बंद वर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सोशल वर्क का है। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन मजुमदार मदन का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था 187 का सही जवाब हो जाएगा ग्रेसिया डी ओरेंटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, तो सर्वप्रथम लिखित उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जाति के कार्य बताइए। जाति के कार्य बताइए, तो मानसिक सुरक्षा, संस्कृति का सुरक्षा और व्यवसाय का निर्धारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाति का कार्य है ये। निम्न में से जाति का आधार क्या हो सकता है 180 नंबर का सवाल है। जन्म हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जाति नहीं है? क्वेश्चन नंबर 191 है भील नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कि जाति की उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है ये किसने दिया है 192 है नेस्फील्ड ने दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जाति और वर्ग में क्या समानता है? जाति और वर्ग में क्या समानता है? तो सनस्तरण समानता है, सनस्तरण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जाति की प्रकृति होती है, जाति की प्रकृति होती है वो बंद होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है या परिभाषा किसने लिखा है 195 नंबर का सवाल है बोगार्ट्स ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विवाह का उद्देश्य कहा जा सकता है? किसे उद्देश्य कहा जा सकता है? तो बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था करना, परिवार की स्थापना, यौन संतुष्टि और संस्थात्मक पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। सभी विवाह के उद्देश्य यही है। विवाह का क्या उद्देश्य बन सकता है? अप्लाइड टाइप के प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने, ठीक है। यौन संबंध का नियमन, सामाजिक संगठन को सुदृढ़ प्रदान करना, परिवार की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये सभी बातें सत्य हैं। हिंदुओं में विवाह को माना जाता है 198 धार्मिक संस्कार माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हिंदुओं में विवाह की परंपरागत स्वरूप कितने माने गए हैं? तो ये बेसिकली 8 माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? तो ये बेसिकली अर्थोपार्जन नहीं है, बाकी सारे जो हैं हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 201 में कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 201 को असुर विवाह कहलाता है। ये बेसिकली कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को असुर विवाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने ये बात कही है 202 आपके सामने सवाल है। तो डॉक्टर के.एम. कपाडिया हो जाएंगे सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए। इनके कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। इसी का उल्टा आप कर देंगे, उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से अगर विवाह करेगा तो वो अनुलोम विवाह होता है। यहाँ पे सही जवाब जो होगा इस प्रश्न का प्रतिलोम होगा, ठीक है। वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राक्षस विवाह। ये बेसिकली ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कि शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या माना गया है? 205 का सही जवाब समझौता माना जाता है। बेसिकली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना होता है, जो समाज के हित के लिए पति पत्नी और उसके उत्पन्न संतानों के अधिकार और कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक नियमन करना होता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? तो याद रखेंगे सभी लोग, हिदया ने दिया है। इसका नाम याद रखेंगे, हिदया ने यह परिभाषा दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कि मुस्लिम विवाह को उर्दू में क्या कहा जाता है?
मुस्लिम विवाह को उर्दू में निकाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम विवाह है क्या चीज़, तो मुस्लिम विवाह के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक विशिष्ट समझौते के साथ, देखो मुस्लिम विवाह यहाँ पे अगर हम बात करें तो कन्या का प्रचलन नहीं है, कन्यादान का प्रचलन नहीं है, कन्यादान का प्रचलन है, कन्यादान का प्रचलन है, कन्यादान का प्रचलन नहीं है, उपयुक्त दोनों हो सकते हैं, संदेश हो सकता है। मुस्लिम विवाह क्या हो सकता है, 208 का सही जवाब जो जाएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, कन्यादान का प्रचलन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। 208 का मुस्लिम विवाह है क्या, तो मुस्लिम विवाह एक प्रकार का विशिष्ट समझौता है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा भी हृदया के अकॉर्डिंग। बात करेंगे कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। 210 नंबर का सवाल है, 1939 में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला जो धन होता है वो बताइए क्या कहलाता है, वह बेसिकली मेहर कहलाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। ये भी पेपर में आ चुका है यूजीसी के सोशल वर्क में। अगर आप बात करते हैं भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित कब हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा 1867 में, ऑप्शन नंबर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा सी वाला। बात करेंगे नेक्स्ट कि ईसाई विवाह क्या हो सकता है। ईसाई विवाह जो है अगर हम बात करें सामाजिक समझौता है, धार्मिक संस्कार भी है, ठीक है, यहाँ पे दोनों करेक्ट जवाब होंगे, है ना, दोनों करेक्ट जवाब होंगे, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से ईसाई विवाह, ठीक है, 214 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से ईसाई विवाह का उद्देश्य नहीं माना जाता है, तो समाज की निरंतरता में ये उद्देश्य नहीं है, बाकी सारा उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। भारत में किस जनजाति में जो है बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, 215 नंबर का सवाल है, ये गौड़ जनजाति में प्रचलन है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे कि जनजाति में जीवन साथी का चुनाव करने से संबंधित किस पद्धति का प्रचलन नहीं था, किस पद्धति का प्रचलन नहीं था, असुर विवाह का जो प्रचलन नहीं था। बात करते हैं टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन यह कथन किसका है, टोडा जनजाति में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसने बोला है, क्या ये सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है, सत्य, ये असत्य है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि जनजातियों में आज पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने से विवाह की जिस प्रथा का प्रचलन बढ़ा है वह है क्या, 218 नंबर का सवाल, तो वह एक विवाह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब एकाधिक भाई आपस में मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो भ्रातक बहुपति विवाह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुपत्नी विवाह का प्रचलन, बहुपत्नी विवाह का प्रचलन की बात अगर हम करें यहाँ पे तो इसका सही जवाब क्या होगा, जनजातियों में होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। पलायन विवाह किस प्रकार का है, ये जनजातीय विवाह का है, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे परिवार उस विवाह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है और इतना छोटा और शक्तिशाली है कि जिससे संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था की जा सकती है। यह कथन किस विद्वान का है, मैकाइवरन पेज का है, ऑप्शन नंबर पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल में परिवार ऐसे संबंधों का समूह है जिसमें एक दूसरे के प्रति संबंध समरसता पर आधारित होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के नातेदारी होते हैं। यह कथन किस विद्वान के द्वारा है, तो किंग्सले डेविस का नाम आता है, ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं आप, किंग्सले डेविस हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, 224 यानी 224 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं होती है, ठीक है, तो परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, असीमित आकार है, ये बेसिकली विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 225 में, मात्र सत्तात्मक परिवार किस जनजाति में पाया जाता है, 225 का सही जवाब नायर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है, पहला ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय परिवार का अर्थ क्या हो सकता है, पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, वही केंद्रीय परिवार होता है, पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर मैच होगा। बात करेंगे संयुक्त परिवार बढ़ावा देता है, बाल विवाह को देता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल में कि संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण क्या हो सकता है, औद्योगिकीकरण हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये पेपर में पूछा जा सकता है, 229 नंबर का सवाल,
सन 1955 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 230 है तो 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करेंगे विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? पेपर में पूछा जाता है सम्मिलित करने को लेकर, तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ था। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 233 नंबर का सवाल है, 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वाला देखेंगे आप लोग, ये आपका करेक्ट चला जाएगा। 234 नंबर का सवाल है, स्त्रियों और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम की बात करें अगर हम लोग, कब पारित हुआ था? 234 नंबर का सवाल है, तो सन 1956 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 235 नंबर का सवाल है, 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ यूजीसी नेट के लिए क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क करिए 8506031308 पर। एम्स मेडिकल सोशल वर्क की अगर आपकी क्लासेस चाहिए या नोट्स चाहिए तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। केवल 999 रुपये में आपको मिलेगा। यूजीसी की अगर मार्च की क्लासेस चाहिए ये भी आपको 999 रुपये में ही दी जाएगी। मार्च प्लस जून को अगर आपकी क्लास चाहिए यूजीसी नेट की तो उसकी फ़ीस 3500 दिया जाएगा। मार्च प्लस जून प्लस दिसंबर की क्लासेस चाहिए तो 5000 में होगा। एक साथ पेमेंट करेंगे तो 4000 में होगा आपका। और जून प्लस दिसंबर की अगर आपको क्लासेस चाहिए केवल जून और दिसंबर की तो उसकी जो फीस रहेगी 4000 ही रखी जाएगी 2 किस्तों में। और एक साथ पेमेंट करेंगे तो 3500 रुपये में आपकी ये फीस ले ली जाएगी। ठीक है। और आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी एवरीडे क्लासेस चलेंगी, मॉक टेस्ट चलेंगे, प्रैक्टिस चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस समय आपको करना है। 1 महीने का समय है, अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें समाजकारी प्रश्नों से, ऐसे ही आपका क्रैक होता है पेपर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 236 के बारे में। देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ था? इन सभी प्रश्नों पर बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ऐसा कोई प्रश्न इसमें से नहीं दिख रहे होंगे जो अधिनियम में जो आप लोगों को नहीं पता है। तो 236 नंबर का अगर सवाल की बात करें तो सन 1955 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 17 याद रखेंगे इससे। मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ था? 237 नंबर का सवाल है। तो अभी मैंने बताया है सन 1939 में, 1939 में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विवाह परिवार से संबंधित नहीं है? 238 नंबर का सवाल है। दहेज निरोधक अधिनियम है 1961। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 239 नंबर का सवाल है, सन 1956 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वजनों के परस्पर संबंधों को भी जो है नियमित रूप से करने वाली व्यवस्था को क्या कहेंगे? 240 नंबर का सवाल है, नातेदारी प्रथा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं जिन संबंधियों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है वे हमारे क्या होते हैं? प्राथमिक नातेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही चला जाएगा। वहीं बात करते हैं कि पति और पत्नी किस प्रकार के नातेदार होते हैं? 242 ये प्राथमिक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करते हैं जीजा और साला किस प्रकार का नातेदार होता है? 243 में द्वितीयक होता है। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जीजा साली किस प्रकार के संबंध सामान्यतः पाए जाते हैं? 244 परिहार होता है ये। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो उसका नाम है विलियम वाइजर नाम है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे वाइजर, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती हैं? 246 सही जवाब जजमानी। ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता जजमानी व्यवस्था है? 247 में तो मैं आपको बताऊं प्रकारात्मक संबंधों की व्यवस्था, आजीविका कमाने की परंपरागत व्यवस्था, सुव्यवस्थित श्रम विभाजन की व्यवस्था। ऑप्शन जो डी होगा उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट होंगे। देखिए आप लोग वीडियो की जो स्पीड है उसको कम कर सकते हैं अगर मेरी स्पीड तेज़ है तो। ठीक, आप स्पीड कम करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। वही बात करते हैं 248 में निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का गुण और लाभ है? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण समुदाय में एकता बनाए रखने में सहायक होना ये है गुण और लाभ। सामाजिक है ये लिखा हुआ।
ठीक है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है, ये भी है, और समाज नियंत्रण में भी सहायक है। उपर्युक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे जजमानी व्यवस्था के गुण और लाभ में। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 249 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का अवगुण है और दोष है? अवगुण और दोष पूछा है तो शोषण का प्रोत्साहन, दास प्रथा का प्रतीक, रूढ़िवादिता का प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा 249 का। अब आपके सामने 250 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था विघटन के लिए उत्तरदायी है? तो 250 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा। उपर्युक्त सभी करेक्ट हो जाएंगे। 250 का ऑप्शन नंबर जो डी जाएगा ये करेक्ट चला जाएगा। ये प्रश्न थे, कुल टोटल 150 प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ध्यान रखेंगे, शाम को फिर आप लोगों की क्लास चलने वाली है समाज कार्य में। अभी मैं आप लोगों को और भी क्लासेस दूंगा जो अनलिस्टेड रहेगी, वो केवल पेड वाले बच्चों के लिए रहेगी। इस समय समाज कार्य में जितने भी मैं पॉइंट्स या जितने भी मैं आपको वीडियो पर बात कर रहा हूँ वो आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि समाज कार्य में वो प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, और यदि कहीं पर अगर आपको डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई इस समय कर रहा हूँ। और हर एक बच्चे को ग्रुप में मैसेज भी का रिप्लाई कर रहा हूँ, उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज शाम को सभी पीडीएफ मिलेगी समाज कार्य की, उसे आप अवश्य रखें अपने पास। हालांकि ये 2023 की पीडीएफ जो मार्च की उसके लिए बनाई गई है, जून 2023 की पीडीएफ वो अलग रहेगी। हालांकि वो समाज कार्य से ही रहेगा, लेकिन और भी सिंपल शब्दों के साथ मैं लेकर आऊँगा। 2000 जो जून में आपका पेपर होने वाला, उसमें दिसंबर में भी और थोड़ा सा जो है अलग किया जाएगा, क्योंकि नए नए जो प्रश्न के पैटर्न बदल रहे हैं उनके आधार पे जो है पीडीएफ भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो आज 150 प्रश्न थे वो फैक्ट के आधार पे थे, जो एम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट था, एमपी सेट सोशल वर्क के लिए इम्पोर्टेंट था, असिस्टेंट जो प्रोफेसर सोशोलॉजी का पेपर होने वाला है एमपी में, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क को किया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है कॉमन सेंस के रूप में या कॉमन टॉपिक के रूप में आप लोग ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। सोशोलॉजी का उसने जो है पैटर्न को फॉलो किया है। ठीक है, एमपीपीएससी में इस बार फॉलो किया जाएगा सोशोलॉजी का पैटर्न। और सोशल वर्क में भी अगर एमपी सेट की बात करूँ तो इन्होंने एमपी सेट में यूजीसी का जो सिलेबस है उसको फॉलो करने के लिए बोला है। ठीक है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चनों को देखे रहिएगा, नोट्स जो है बना के रखिए। आप सभी लोग हर एक वीडियो के बारे में आप लोग जो है देखें और उसके बारे में जानकारी रखें, किस पर ये वीडियो बनाई गई है। और इस समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें आप सभी लोग। शाम को 6:30 बजे आप क्लास को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज जो जून का पेपर हुआ था, जून का पेपर 2 हुए थे, एक 50 नंबर का सवाल आया था, ठीक है, पार्ट सेकंड में, और पार्ट थर्ड में 75 नंबर का क्वेश्चन आया था। इन सभी प्रश्नों पर मैं व्याख्या दे रहा हूँ, यानी एक प्रश्न के पीछे 4 है ही हैं, और उसमें कुछ नए नए इम्पॉर्टेंट फैक्ट जोड़ कर आप लोगों को बताता हूँ और नोट करवाता हूँ, ताकि कोई भी प्रश्न आप लोगों से छूटे ना एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे जो है कॉल कर सकते हैं 8506031308 पर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।